गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। चलिए आज कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव करते हैं। थोड़ा सोचो, सोचते जाओ कि हम भोजन क्यों करते हैं, खाना क्यों खाते हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि हमने पानी लिया और उसको फ्रिज में रख दिया तो वो जम क्यों जाता है। तीसरा मेरा सवाल है कि हम ग्रेप्स को अगर कुछ दिनों के लिए किसी कंटेनर में बंद करके रख दे तो वो फर्मेंट क्यों हो जाते हैं। और हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप क्वेश्चन तो ऐसा पूछ रही हैं कि हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं। रेस्पिरेशन नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और इनहेल करने के बाद हम जीवित रहते हैं। लेकिन नहीं बच्चों, प्रोसेस सिर्फ वहीं तक समाप्त नहीं होती है। एक्चुअली व्हेन वी रेस्पायर, जब हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो उससे दो प्रोसेसेस होती हैं। द फर्स्ट, पहली जो प्रोसेस होती है उसमें हम जीवित रहने के लिए तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन से जो हमने भोजन किया था उस भोजन का ऑक्सीडेशन होता है। और जो भोजन हमने ऑक्सीडाइज किया या जो भोजन हमने खाना खाया और खा करके हमने उसका ऑक्सीडेशन करना है, दैट फूड इज एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। वो हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। जब वो एब्जॉर्ब होती है तो हम भोजन के माध्यम से भी जीवित रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ फूड क्यों लेते हैं, इसका सवाल नहीं है। हमने फूड लिया, हमने भोजन किया और भोजन करने के बाद हम जब तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे तब तक वो भोजन हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और यहाँ एक और बात आती है कि हमने खाना खाया, ये हमने एक प्रोसेस करी जिसमें हमने सॉलिड फूड मटेरियल या लिक्विड फूड मटेरियल को गेन किया, एंड नाउ इट बिकम्स गेट कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स। वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में दैट फूड इज एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। वो हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब हो गया एंड इट इज अ प्रोसेस, और ये एक प्रोसेस के तहत हुआ एंड दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल चेंज। वो एक केमिकल चेंज के तहत हुआ, क्योंकि हमने जो खाना खाया, हमने तो सॉलिड खाना खाया था लेकिन बॉडी तो उसको लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रही है। तो दैट इज अ प्रोसेस, है ना, जो एक प्रोसेस है जिसमें एक केमिकल चेंज होता है और उस केमिकल चेंज से हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। तो अब यहाँ पर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, एंड इट इज आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. So now we start with the first one, that what is chemical reaction. सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए हम हमारे टॉपिक से शुरू करते हैं। Now, what is chemical reaction? Chemical reaction से आप क्या समझते हैं? ठीक है, a reaction in which old bonds are broken within the reactants and new bonds are formed within the products. As a result, a new substance is formed. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो एक डेफिनेशन है, हम इसको कैसे समझे। तो कोई बात नहीं, चलिए हम इसे समझते हैं। Now, what do you mean by this chemical reaction? ये देखिए बच्चों, मेरे पास में एक कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल मैं कह सकती हूँ, दैट इज AB। ठीक है, इसके साथ में एक और हमारे पास में एलिमेंट है, दैट इज C। फिर मैंने यहाँ पर एक एरो पुटअप करा और एरो पुटअप करने के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज AC एंड B। AC एंड B। अब आप समझ लीजिए, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब दिस इज LHS, ये LHS है हमारे पास में, लेफ्ट हैंड साइड है, एंड दिस इज द RHS ऑफ दिस एरो। वो इस एरो का क्या है, RHS है। अब हमें क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी आपके एलिमेंट्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, इन सबको हम नाम देते हैं दैट इज रिएक्टेंट्स। इन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और
जो हमारे राइट हैंड साइड के जितने भी हमारे एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट्स। इन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, तो एक हो गए हमारे रिएक्टेंट और एक हो गए हमारे प्रोडक्ट। लेकिन इस एरो को जरूर ध्यान रखिएगा, बिना एरो के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ए बी आपस में जुड़े हुए थे। सपोज ए बी जो है वो दो दोस्त थे, ठीक है, दोनों की एक अच्छी बॉन्डिंग थी। बॉन्डिंग मतलब इन दोनों के बीच में एक अच्छी प्रगाढ़ मित्रता थी। लेकिन क्या हुआ कि इस ए ने इस सी को देखा, और जैसे ही उसने सी को देखा, उसने क्या करा, अपने यानी ए और बी के बीच का जो बॉन्ड था उसको ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करके उसने क्या करा, बी को रिलीज कर दिया और इस सी के साथ में जो है वो अपना बॉन्ड फॉर्म कर लिया। मतलब ये सी जो है वो किसके साथ कंबाइन हो गया बेटा, ए के साथ में। और ये देखिए एक नया बॉन्ड जो है इन्होंने आपस में फॉर्म कर दिया और उसको हमने नाम दे दिया ए सी। और बी गेट सेपरेटेड और बी का सेपरेशन हो गया। और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज दैट प्रोसेस इन विच न्यू ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, है ना, फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स से पुराने बॉन्ड टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स गेट फॉर्म, है ना, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म पर होते हैं इन प्रोडक्ट्स में। तो हमारे ये रहे प्रोडक्ट्स, और इन प्रोडक्ट्स में ए और सी के बीच में क्या बना है, नया बॉन्ड बना है। लेकिन नया बॉन्ड्स बनने के साथ साथ नया प्रोडक्ट भी बना है, दैट इज एसी। एक नया प्रोडक्ट भी फॉर्म हुआ है जिसको हम एसी कहते हैं। तो ये जो कहलाती है, इट इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन। इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं हमारे नए टॉपिक पे कि केमिकल रिएक्शन हुआ तो है, लेकिन इसको हम कैसे देखें कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमने क्या करा है, एक मैग्नीशियम रिबन लिया है। देखिए दोस्तों, है ना, यहाँ पर हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया है। मैग्नीशियम रिबन लेकर के हमने उसको टोंग की मदद से, ये हमारे पास में एक बर्नर है, इस बर्नर के ऊपर हम इसको हीट अप कर रहे हैं। ठीक है, पुनः दोहरा रही हूँ, दिस इज अ बर्नर, ये एक बर्नर है। इसमें हमने एक मैग्नीशियम रिबन लिया है और उस मैग्नीशियम रिबन को हमने टोंग की मदद से पकड़ करके रखा है। और अब हम इसको बर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, जलाना स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम इसको बर्न करते हैं तो इसकी ऐश जो है वो क्या हो जाती है, नीचे की तरफ गिरने लगती है, जिसको हमने एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लिया है। एक वॉच ग्लास में हम इसको एकत्रित कर रहे हैं। ठीक, अब जब हम इन जो है वो रिबन को जला करके वॉच ग्लास में हमने इसको कलेक्ट किया, तो कलेक्ट करने के बाद में दिस मैग्नीशियम रिबन, है ना, which is react with the oxygen, है ना, present in the atmosphere। देखो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उससे ये रिएक्ट करता है एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द ऐश, और राख में बदल रहा है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में हम कलेक्ट करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या हमें मैडम किसी प्रिकॉशन की जरूरत है, तो यस डेफिनेटली है। क्या प्रिकॉशन करना है आपको, जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें तो ये जरूर ध्यान रखें कि आप उसको अपने से काफी दूर रख करके बर्न करें। क्यों? क्योंकि जब इसका जो स्मोक निकलता है या इससे जो गैस प्रोड्यूस होती है, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर आईज। वो हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है एंड इट कॉज सीरियस बर्न एंड पेन। वो बहुत जो है वो कैसी है बेटा, हमारे आंखों को तकलीफ देती है, नुकसान देती है। ठीक, अब इसी के साथ साथ ये जो मैग्नीशियम रिबन होता है, इट इज बर्न विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। अब ये एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम से बर्न करता है एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, और व्हाइट पाउडर में बदलता है। अब बात ये आती है कि मैम ये डेजलिंग व्हाइट कलर होता कैसा है या फ्लेम होती कैसी है। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप सिर्फ इस स्क्रीन के माध्यम से ही देखें तो ये कितनी ज्यादा क्या है, शार्प लाइट है या शार्प फ्लेम है। तो आप सोचिए कि जब यह फ्लेम हमें कहाँ दिखाई देगी,
है ना, जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे कहाँ पर, केमिस्ट्री लैब में, तो ये आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। और इस डेजलिंग फ्लेम को अगर हम हिंदी वर्ड कहें तो इसको कहा जाता है तड़कती भड़कती जो है वह फ्लेम, हम इसे कहते हैं, एंड विच इज वेरी हार्मफुल फॉर आईज। ये हमारे आईज के लिए बहुत हार्मफुल है। ठीक है, अब बात आती है कि मैम इसमें हुआ क्या, ये तो बताइए। तो बिल्कुल यही तो बता रही हूँ मैं इतनी देर से, कि हमने क्या करा, हमने मैग्नीशियम लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने उसको हीट अप करा है, गर्म किया है, ठीक है, किसी बर्नर के ऊपर, और उसी के साथ वो किस में चेंज हो गया, MgO में, या हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो है वो जाकर के चेंज हो गया। तो व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, तो केमिकल रिएक्शन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुई है, और उसमें क्या हुआ, मैग्नीशियम गेट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। Now how can we observe that the chemical reaction has taken place? अब ये तो एक चीज हो गई जिसमें हमें ये तो पता चल गया कि हमने क्या करा, कि एक प्रोसेस के तहत हमें पता चल गया, ऐश जब गिरी तो हमें पता चल गया कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। लेकिन कई ऐसे चेंजेस होंगे कि जो हम डेली यूज में, डेली लाइफ में भी देखते होंगे, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या केमिकल चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो अगर केमिकल रिएक्शन होते हैं तो द फर्स्ट वन दैट द चेंज इन स्टेट, सबसे पहले क्या होगा, स्टेट में चेंज होगा। स्टेट चेंज होगा इसका मतलब क्या होगा, फिजिकल स्टेट पे चेंज हुआ, सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस, फर्स्ट चेंज। द सेकेंड वन इज चेंज इन कलर, कलर में परिवर्तन हो सकता है, पता चला व्हाइट कलर से हमने कोई रिएक्शन देखी थी एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू येलो, कोई येलो में चेंज हो गया। थर्ड वन इज चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, अगर हमने 24 डिग्री सेल्सियस पर कोई टेम्परेचर पर हमने रिएक्शन करवाना स्टार्ट करी, पता चला वो किस में कन्वर्ट हो गई, या तो उसका टेम्परेचर डाउन हो गया 20 पर आ गया, या तो उसका टेम्परेचर राइज अप हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी गैस का इवोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब क्या हुआ, हमने रिएक्शन करवाना स्टार्ट करी और रिएक्शन करवाने में क्या हुआ, उसमें से गैस रिलीज होने लग गई। मतलब हमारे पास में ये कोई कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर से जो है वो क्या होने लग गया, अचानक से जो है वो गैस रिलीज होने लग गई। ठीक है, इस प्रकार से अब गैस रिलीज होगा मतलब डेफिनेटली वो हमें क्या रूप में दिखाई देगी, स्टीम के रूप में दिखाई देगी या भाप के रूप में दिखाई देगी। ठीक, और क्या हो सकता है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे ऐश बनी है ना, या फिर हमारे पास में कोई डिफरेंट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो सकते हैं, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। या इवोल्यूशन ऑफ लाइट, लाइट भी इसमें से इवॉल्व हो सकता है ना, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो है वो हुई है। तो बच्चों ये एक आपके पास में जो है वो टास्क है कि आप सोचिए और सोच करके देखिए कि हम डेली प्रैक्टिस में ऐसी क्या क्या चीजें देखते हैं जिसमें हमें केमिकल चेंज जो है वो महसूस होता है, कि क्या क्या केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो दिस इज द टास्क फॉर यू। नाउ द वर्ड इक्वेशन फॉर द एक्सपेरिमेंट, अब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके लिए हम वर्ड इक्वेशन देख रहे हैं। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि मैग्नीशियम है ना, समझते जाइए। हमने क्या देखा था कि मैग्नीशियम है, ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा दैट इज मैग्नीशियम, ये हमने वर्ड के फॉर्म में जो है वो लिखा है, दैट इज मैग्नीशियम। अब ये किससे रिएक्ट कर रहा है, एयर, और एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, मतलब ये रहा ऑक्सीजन, तो ये क्या करा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा। नाउ ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ऐश में, और वो क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये मैंने लिखा दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो गई इक्वेशन, ये हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन, इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब आप सभी फटाफट बताइए, इस एरो के इस तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी प्रेजेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं, यस इट इज करेक्ट, दैट इज द रिएक्टेंट्स, जिनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है उनके राइट हैंड साइड में, यानी इस एरो के राइट हैंड साइड वाले जो है उनको हम क्या कहते हैं, यस यस इट इज करेक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिएक्टेंट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट।
ठीक है। और ये हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन, इसको हम वर्ड इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। अब आती है बात, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट्स आर दोज व्हिच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। और उनको हमेशा एरो के कहाँ रखा जाता है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा जाता है। उनको हम एरो के लेफ्ट हैंड में ही रखते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? The new substances which are formed after the chemical reaction, chemical reaction के बाद में जो नए substances बने हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। और उनको हमेशा कहाँ रखा जाता है? RHS में ही रखा जाता है, राइट हैंड साइड में ही रखा जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारी केमिकल रिएक्शन क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा एंड गेट कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नए बॉन्ड फॉर्म हो गए, उसको हम नाम देते हैं दैट इज द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और इस एक्टिविटी के तहत हम इसको अच्छे से समझ पाते हैं। नाउ हाउ विल यू राइट अ केमिकल इक्वेशन? अब आती है बात, अभी तो हमने जो केमिकल इक्वेशन लिखी थी वो किस फॉर्म में लिखी है? वर्ड के फॉर्म में। अब हमें उसको लिखना है किस फॉर्म में? हमारे जो सिंबल्स है उनके फॉर्म में हमें लिखना है। तो बात आती है सबसे पहले कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ठीक, अब व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? इट कैन बी मेड फ्रॉम मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। मतलब यदि हम जो केमिकल, हमने क्या यूज करे थे बेटा? हमने वर्ड्स यूज करे थे, यदि हम उसकी जगह उसका फॉर्मूला या उसका सिंबल यूज कर लेते हैं तो हमारे पास में उस केमिकल इक्वेशन को समझना और इजी हो जाता है। तो यहाँ हमने लिखा है दैट इज मैग्नीशियम विच इज द सिंबल है ना ऑफ मैग्नीशियम विच इज Mg, जिसको हम Mg कहते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर ऑक्सीजन दैट इज O2, जिसको हम O2 कह रहे हैं। और जो फॉर्म हो रहा है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम लिख रहे हैं MgO। लेकिन दिस इज द स्केलेटन इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ये स्केलेटन इक्वेशन है या ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स है? 1। राइट हैंड साइड में भी कितने एटम्स है? 1। चलिए ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के बारे में क्या? यहाँ पर हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर? 2। यहाँ पर हाउ मेनी? 1। तो दिस इज ना, no, this is not done, ये this is not fair, ये सही नहीं है कि हमने यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन ले लिए, यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है। तो ये जो इक्वेशन है ये कैसी है बेटा? अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं? बैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं। उसके पहले आती है कि बैलेंस्ड इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इन विच द नंबर ऑफ एटम्स है ना should be same या equal before and after the chemical reaction। ठीक है, आपको क्या करना है? जो भी केमिकल इक्वेशन है उसमें जब केमिकल इक्वेशन होती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके MgO बना रहा है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर डिफरेंट बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, दोनों तरफ बिल्कुल अंतर है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ कैसे होने चाहिए? सेम ऑक्सीजन एटम्स होने चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। उसे बैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है। ठीक, तो नाउ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब हम एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? ठीक है, ये रही हमारी स्केलेटन इक्वेशन दैट इज Mg plus O2 gives MgO, जो MgO दे रहा है। ठीक है, अब देखिए हमने नेम ऑफ द एलिमेंट्स रख लिए दैट इज मैग्नीशियम, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इन रिएक्टेंट्स दैट इज LHS एंड RHS। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम को का स्केलेटन इक्वेशन देखिए, रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं मैग्नीशियम के? 1। और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट भी कितने दिख रहे हैं आपको? 1। अब ऑक्सीजन को देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स LHS में कितने हैं? 2। लेकिन हमारे पास में RHS में हमें कितना दिखाई दे रहा है? 1। देखिए यहाँ पर ये हमारा LHS जिसमें 2 हमें दिखाई दे रहे हैं, ये रहा हमारा RHS जिसमें हमें एक ही ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आप हमेशा
जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है उससे इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करिएगा। अब इन दोनों एटम्स में आपको किसमें ज्यादा एटम्स दिखाई दे रहे हैं? डेफिनेटली मैम ऑक्सीजन में। तो चलिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ऑक्सीजन से। ठीक है, तो बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। अब इन रिएक्टेंट्स में कितने हमारे पास ऑक्सीजन है? चलिए अपन यहाँ पर करते हैं। ये रहा हमारा Mg, ठीक है, ये रहा हमारा O2, दिस इज O2, और ये हो रहा हमारा MgO। ठीक है, अब हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? ऑक्सीजन से। ठीक है, अब ऑक्सीजन में LHS में, ठीक है, ऑक्सीजन में LHS में कितने एटम्स है? 2। ठीक है, RHS में राइट हैंड साइड में कितने एटम्स है? 1। ये कब है? इनिशियली। कब है ये? इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में, यानी प्रारंभ में। ठीक है, ये प्रारंभ में कितने हैं हमारे ऑक्सीजन एटम्स? LHS में 2 है ना, RHS में कितना है? 1। अब मैं ऐसा क्या करूं कि RHS में भी हमारे पास में कितने एटम्स आ जाए बेटा? 2 एटम्स आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे, है ना, मैं इस 2 को तो 1 नहीं बना सकती जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन इस RHS में जो 1 है उसको मैं 2 बना सकती हूँ। कैसे बना सकती हूँ? चलिए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा, दैट इज द फाइनल वन। ठीक है, हम जिसको फाइनल कह रहे हैं, तो दिस इज फाइनल। ठीक है, फाइनल, फाइनल मतलब हमारा फाइनल उत्पाद कितना है। अब यहाँ पर LHS में हमारे कितने आ जाएंगे? 2। ठीक है, क्योंकि हमारे LHS में तो वैसे भी कितने हैं बेटा? 2 ही एटम्स है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ले लिया, दैट इज द 2। ठीक, और RHS में कितने हैं? 1। तो हम क्या करें कि ये 2 हो जाए? तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब हमारे जो हमारे ऑक्सीजन एटम्स है वो क्या हो गए? यहाँ पर जाकर के बैलेंस हो गए। मतलब मुझे क्या करना है? इस मैग्नीशियम के आगे 2 को पुट अप करना है, जिससे मैग्नीशियम किसमें चेंज हो जाए, मतलब जो ऑक्सीजन है उसके कितने एटम्स हो जाए हमारे पास में? 2। ठीक, अब हम, आपका सवाल ये भी हो सकता है कि मैम हम यहाँ पर भी तो 2 लगा सकते थे, हम यहाँ पर भी तो 2 लगा सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर 2 नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा रूल ये कहते हैं बेटा कि हमें जब भी इक्वेशन को बैलेंस करना है, वी हैव टू कीप द नंबर इन फ्रंट ऑफ द मॉलिक्यूल। हमें जो नंबर है उसको हमेशा कहाँ पर पुटअप करना है? मॉलिक्यूल के सामने ही पुटअप करना है। हम इधर उधर कहीं पर भी 1 से नंबर्स पुटअप नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारा ट्वाइस MgO। अब ये बात आती है कि मैम जैसे ही हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करा, अब हमारे पास में मैग्नीशियम के एटम्स भी बढ़ गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं कि मैग्नीशियम को हम कैसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम मैग्नीशियम को देखते हैं। ठीक, अब मैग्नीशियम के क्या हो गए? इनिशियल एटम्स कितने हैं? ठीक है, अब मैग्नीशियम का इनिशियल एटम अभी कितना था? 1, और फाइनल अब हमारे पास में कितने हो गए हैं? 2। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया हमारे ऑक्सीजन बैलेंस। अब हमारे ये हमारा फाइनल हो गया, है ना। तो फाइनल के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हमारे पास में हो गए, दैट इज 1 इनिशियली, है ना। तो इनिशियली कितना था? 1, और हमारे पास में इनिशियली मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइड में कितना था? 1। लेकिन अब क्या हुआ है? अब हमारे राइट हैंड साइड में तो हो गए, है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? है ना, प्रोडक्ट में हमारे पास में 2 हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट्स में भी कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, देखिए यहाँ पर हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट हो गए 2, और इनिशियल प्रोडक्ट में भी हमें फाइनल में हमें क्या करना पड़ेगा? 1 into 2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी? 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, मैग्नीशियम कितने हो गए हमारे पास में? 2 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड, 2 एटम्स राइट हैंड साइड। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 एटम्स लेफ्ट हैंड साइड, 2 एटम्स राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, नाउ there are some examples. Here is the Fe plus H2O which is Fe3O4 plus H2O which is quite tough, थोड़ी सी टफ है। अब इसमें आपको सबसे ज्यादा एटम्स किसके दिखाई दे रहे हैं? ऑक्सीजन के।
तो अब हम बैलेंसिंग भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन से। लेकिन उसके पहले हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स LHS और RHS में कितने हैं। तो Fe LHS में कितने दिख रहे हैं, 1, RHS में कितने दिख रहे हैं, 3। देन ऑक्सीजन LHS में कितने दिख रहे हैं, 1, RHS में कितने दिख रहे हैं, 4। देन हाइड्रोजन LHS में कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2, RHS में कितने दिखाई दे रहे हैं हमें, 2। ठीक है, तो चलिए ऑक्सीजन से हम इसको बैलेंस करते हैं। इनिशियली रिएक्टेंट्स कितने हैं बेटा, 1, किसके, ऑक्सीजन के, और प्रोडक्ट्स में कितने दिख रहे हैं, 4। ये देखिए, ये रहा हमारा ऑक्सीजन, ये 1 ही है, और प्रोडक्ट में कितने दिख रहे हैं, 4। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को ऐसे करना पड़ेगा कि जो RHS में 4 है वो LHS में भी 4 हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो फाइनली मेरे पास ऑक्सीजन एटम्स LHS और RHS दोनों में कितने हो जाएंगे, 4 4। अब मैं बैलेंस करती हूँ Fe को, आयरन को। तो इनिशियली आयरन कितना था, 1, ये देखिए, दिस इज इनिशियल, दैट इज Fe कितना है, 1, और इस तरफ कितने हैं, 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गए 1, है ना, और राइट हैंड साइड में हो गए 3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि Fe भी 3 हो जाए। तो मैं क्या करूंगी बच्चों, LHS में 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने LHS में क्या करा, 3 में से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे आयरन भी कितने हो जाएंगे, LHS और RHS दोनों में 3 3। अब आप ही मुझे बताओ, अब हमारे पास में क्या आएगी, एक स्केलेटन इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब एक स्केलेटन इक्वेशन आएगी हमारे पास में। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले वो स्केलेटन इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास में, ये रहा हमारा Fe प्लस H2O, Fe plus H2O, which get converted into Fe3O4 and hydrogen plus hydrogen। अब हमने क्या करा है, Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे 3 हो गए। ठीक है, और ऑक्सीजन को 4 चाहिए थे, तो हमारी ये हो गए 4। अब आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड एज द स्केलेटन। अभी भी ये पूरी तरह से बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर आपके चेंज हो जाएंगे। अब हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं कहाँ पर, LHS में और RHS में। ठीक है, LHS और RHS में। ठीक, अब देखो बच्चों, LHS में यानी इनिशियली हमारे पास में हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस हाइड्रोजन को। ठीक है, अब हमारे पास में हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया है, टोटल 8, 4 2 8। मतलब LHS में तो है ना कितने हो गए, 8 इनिशियली, दिस इज इनिशियली। ठीक है, और फाइनल हमारे पास कितने हैं, केवल 2, ये रहे 2, ओनली 2 हाइड्रोजन आर देयर। तो अब मैं क्या ऐसा करूं कि RHS में भी कितने हो जाए, 8। तो फाइनली मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस इज फाइनल, यहाँ LHS में तो 8 है ही, RHS में भी मुझे कितना करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जैसे ही मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगी 8 हो जाएगा। मतलब इस हाइड्रोजन के आगे मुझे कितने मल्टीप्लीकेशन का नंबर लगाना पड़ेगा, 4। अब आप देखिए Fe becomes 3, है ना, इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे आयरन कितने हैं, 3 हैं। राइट हैंड साइड में भी कितने हैं, 3 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 लेफ्ट हैंड साइड, 4 राइट हैंड साइड। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 8 इन लेफ्ट हैंड साइड एंड 4 2 8 इन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है कि जब हम, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई, बैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने कुछ लिखे हुए हैं सिंबल्स के साथ में, दैट इज SG। ठीक है, S का मतलब होता है बेटा सॉलिड्स, मतलब यहाँ पर हमने Fe जो यूज किया है वो सॉलिड फॉर्म में है। G दैट इज गैशियस, यानी यहाँ पर वाटर जो मैं यूज करी हूँ वो गैशियस फॉर्म में है। अब आप सोचेंगे वाटर का गैशियस फॉर्म मतलब क्या, दैट इज स्टीम, जिसको हम स्टीम कहते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जो फॉर्म हुआ है दैट इज ऑल्सो द सॉलिड Fe3O4, और हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में रिलीज हो जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ देयर आर सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है बेटा विच आर आकर इन स्पेशल कंडीशंस, कुछ स्पेशल कंडीशंस में होती है, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एक्सेट्रा। अब आपको पता है हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस इक्वेशन, है ना, एंड
बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है कि photosynthesis is the process in which the carbon dioxide react with the water in presence of sunlight and chlorophyll and form the product which is called as the glucose. ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ हम वही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा वाटर, ठीक है, और ये किसके प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट और क्लोरोफिल। मतलब अगर सनलाइट या क्लोरोफिल ना हो तो रिएक्शन विल बी, है ना, नॉट अकर, रिएक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। तो ये कहलाती है स्पेशल रिएक्शंस, है ना, इन स्पेशल रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इट इज अकर इन प्रेजेंस ऑफ दैट कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होती है। तो दीज आर सम स्पेशल रिएक्शंस। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सारा टॉपिक जो है, सारे टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, और हमारे इन वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करिए। और हाँ, यदि आप अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम लोगों की जो भी वीडियोस आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, और पढ़ाई खूब अच्छे से करिए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।